क्लास 10th क्षितिज के पाठ्य पुस्तक से आपका यह चैप्टर कन्यादान, जिसके लेखक हैं ऋतुराज, जो आपके 21-22 के टर्म सेकंड का सिलेबस है। कन्यादान, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो कन्यादान जो चैप्टर है यह आपके 2021-22 के सिलेबस में आने वाला है, टर्म सेकंड में। इसके लेखक हैं ऋतुराज। तो कन्यादान को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऋतुराज के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल लेते हैं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखराविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। देख लीजिए आप ऊपर की उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। यह जो आपके ऋतुराज लेखक थे वे वंचितों मतलब होता है जिसको समाज से वंचित कर दिया गया हो। वह किस प्रकार के लेखक थे, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि वंचित यानी जिसे समाज से बहिष्कार कर दिया गया हो, उपेक्षित यानी जिनकी उपेक्षा की जा रही हो, और पीड़ितों के कवि थे। यह किसके कवि हैं? तो वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों, यानी समाज में ऐसे वर्गों के लिए यह लिखते थे जो कि पीड़ित थे, उपेक्षित थे और वंचित थे। जैसे कि पहले के समाज में महिलाओं को भी एक उपेक्षित की दृष्टिकोण से देखा जाता था, यानी महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिलता था। तो यह जो कन्यादान इनकी कविता है, इसमें यह कन्या पे ही कविता लिखे हैं, आगे आप पढ़ेंगे। तो यह कैसे कवि थे? तो जितने भी समाज में बहिष्कृत लोग थे, जिनको सम्मान नहीं मिलता था, उनके लिए यह अपने कविताओं के माध्यम से आवाज़ उठाते थे। कवि ऋतुराज जो है कल्पना लोक के कवि न होकर यह यथार्थ जीवन में के कवि कहे जाते हैं। यानी जो हमारे अधिकतर लेखक होते थे वह काल्पनिक कविता लिखते थे, लेकिन यह ऋतुराज एक ऐसे लेखक थे जो कल्पना से हटकर यथार्थ मतलब होता है वास्तविक, यानी वास्तविक जीवन के पहलू पे इनकी जो कविताएं या जो लेखनी होती थी वह होती थी। अभी आप कन्यादान में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़कियों के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, जो यथार्थ होता था, जो वास्तविक होता था, उस पे यह कविता लिखे हैं। तो पहली बात तो यह किस प्रकार के लेखक थे? तो वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों के लेखक थे, कवि थे। और दूसरी बात कि यह कल्पना से हट के यथार्थ जीवन के कवि माने जाते हैं। इन्होंने मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। जो लोगों की चिंताएं होती थी उसको यह अपने लेखनी का विषय बनाते थे, उनके चिंताओं को अपने लेखनी के माध्यम से उजागर करते थे। इन्होंने अपने कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में भी किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। यह जो कन्यादान कविता लिखे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ आप लेखक समझाए हैं और देखिए कि क्या कह रहे हैं कि कन्यादान कविता में माँ बेटी को, यह जो कविता आप पढ़ेंगे कन्यादान, यह थोड़ा सा उसके प्रसंग के बारे में यहाँ समझाया गया है, आप देख लेंगे कि कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मूल्य में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। यानी कहने का भाव यह है कि लड़कियों को यह कह के कि लड़कियां कोमल होती हैं, अबला होती हैं, यह कहने के पीछे समाज का जो उपहास होता है, जो व्यंग होता है, वह यह होता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं।
वह कोमल कहने के पीछे लड़कियों को कमज़ोर साबित करना होता है। तो जो कन्यादान आपकी कविता है उसमें लड़की की जो माँ है वह लड़की को क्या सिखा रही है कि लड़की जैसा दिखाई देना, लेकिन लड़की जैसा बनना मत। यह आप आगे अभी कविता में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है कि लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। यह कन्यादान पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि यह किस प्रकार की कविता है। जैसे कि लड़कियों को जब ससुराल जाती हैं तो क्या सिखाया जाता है कि तुम सब कुछ बर्दाश्त करना, चाहे वह गलत हो चाहे सही हो। जो भी घर में बड़े लोग कहें, सास कहें, ससुर कहें, अगर वह गलत भी हो तो तुम बर्दाश्त करना। तो यह क्या हम लड़कियों के साथ अन्याय नहीं करते हैं? गलत हम क्यों बर्दाश्त करें? आखिर हमारे में क्या कमी है, हम क्यों गलत बर्दाश्त करें? तो इसी बात को एक माँ के माध्यम से ऋतुराज जी बड़े ही सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किए हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऋतुराज जो थे वह वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों के कवि थे। यानी वहाँ एक माँ के माध्यम से वह एक बेटी की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किए हैं इस कविता के माध्यम से, कन्यादान के माध्यम से। तो यहाँ जो माँ है, जो माँ के रूप में जो लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक माँ अपने बेटी का कन्यादान करते समय वह जो हमारे यहाँ पारंपरिक रीति रिवाज सिखाया जाता है उससे हट के अलग यहाँ सिखा रही है उसकी माँ कि ठीक है, तुम बेटी हो, बेटी जैसा रहना, लड़की हो, लड़की जैसा रहना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। कहने का भाव यह है कि तुम कमज़ोर मत पड़ना, यानी गलत का साथ मत देना, अत्याचार बर्दाश्त मत करना। यहाँ थोड़ा सा पारंपरिक चीज़ों से हटकर, पारंपरिक रीति रिवाजों से हटकर माँ कुछ अलग बताने का प्रयास कर रही है लड़की के साथ। तो देखिए क्या लिख रहा है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? माँ का दुख। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पूंजी का मतलब धन होता है, आप जानते हो, जो एकत्र किया गया धन। प्रामाणिक का मतलब होता है स्वाभाविक, जिसमें दिखावा न हो। प्रामाणिक जिसमें कहीं किसी प्रकार का दिखावा न हो, स्वाभाविक हो जो। तो कह रहे हैं कि कितना प्रामाणिक था दुख, यानी जब बेटी का कन्यादान करते समय एक माँ का जो दुख था वह कितना स्वाभाविक था, उसमें कहीं भी दिखावटी या बनावटीपन नहीं था, प्रामाणिक था उसका दुख। इतना ज़्यादा दुख था जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी कि अगर आप पूरे जीवन धन इकट्ठा करते हैं और वह धन आपसे लूट लिया जाए, छीन लिया जाए, उसके अलावा आपके पास कुछ न बचे, तो उस समय आपकी क्या स्थिति हो सकती है? ठीक वही स्थिति एक बेटी का कन्यादान करते समय एक माँ का होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि उसका दुख जो था वह स्वाभाविक था, प्राकृतिक था, उसमें कहीं किसी प्रकार का बनावटीपन, दिखावटीपन नहीं था। जब एक माँ अपने लड़की का कन्यादान कर रही थी, दान दे रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अब वही उसकी अंतिम पूंजी हो, अब उसके अलावा एक माँ के पास कुछ भी नहीं बचा हो। अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि एक बेटी जो है वह अपने माँ के काफ़ी करीब होती है, उसके सुख दुखों को समझती है। यानी बेटी के चले जाने के बाद बेटी तो अकेलापन महसूस करती ही है, उससे अधिक कहीं माँ अपने आप को अकेलापन महसूस करती है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो, यानी उसके अलावा माँ के पास कुछ नहीं बचेगा। आगे देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों
और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पहले जो इसमें थोड़ा सा कठिन मीनिंग है उसका आप अर्थ देख लीजिए कि सयानी, सयानी का अर्थ होता है कि इतनी अभी बड़ी नहीं हुई थी। इसका अर्थ तो आप जानते ही होंगे। एक इसमें शब्द आया है बाँचना, इसमें एक शब्द आया हुआ है बाँचना, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। बाँचना का मतलब होता है पढ़ना। बाँचना का क्या अर्थ होता है? पढ़ना। और पाठिका, पाठिका मतलब आप जानते ही हैं कि पढ़ने वाली। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका मतलब होता है पढ़ने वाली। तो लेखक क्या कह रहे हैं ऊपर, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी सरल भोली थी कि उसे सुख का आभास तो था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना का अर्थ यहाँ बांटना भी हो सकता है, पढ़ना भी, या समझना, कई अर्थ इसके निकल सकते हैं। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी यानी अभी विवाह की योग्य नहीं हुई थी। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही लड़कियाँ थोड़ी सी बड़ी होती हैं, समाज के लोग भी कहना शुरू कर देते हैं कि अब यह शादी के योग्य हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वही लेखक कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात अभी वह विवाह की योग्य नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यानी वह केवल अभी सुख जानती थी, अभी दुख क्या होता था अभी वह उसको नहीं पढ़ पाई थी, अभी उसको वह नहीं समझ पाई थी। केवल सुख ही समझती थी क्योंकि माँ बाप के पास थी, अभी भोली थी, अभी छोटी थी, अभी सामाजिक ज्ञान उसे नहीं था। क्योंकि जब हमें सामाजिक ज्ञान हो जाता है तो दुख और सुख दोनों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं, कहीं धोखा देने वाले तो कहीं साथ देने वाले। तो हमें दोनों तरह का ज्ञान हो जाता है कि समाज में हर तरह के लोग हैं, साथ देने वाले भी हैं तो कुछ लोग धोखा देने वाले हैं, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। लेकिन यहाँ जिस लड़की के बारे में बात किया जा रहा है वह अभी सुख का ही उसे केवल आभास हुआ था, अभी वह दुख को नहीं समझ पाई थी, अर्थात उसे अभी सामाजिक ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका मतलब पढ़ने वाली। वह किताब पढ़ती थी तो अभी ऊपर ही ऊपर, यानी उसके आंतरिक भाव को अभी वह नहीं समझ पाती थी। धुंधले प्रकाश की तरह वह किसी किताब को पढ़ती थी, यानी ऊपर ही ऊपर पढ़ लेती थी, उसके भाव को अभी नहीं समझ पाती थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कविताओं में जो तुक मिलता है, लयबद्ध में जो पंक्तियाँ होती हैं, उन पंक्तियों को वह धुंधले प्रकाश की तरह पढ़ती थी, यानी उसके आंतरिक भावों को अभी वह नहीं समझ पाई थी, क्योंकि अभी वह बहुत भोली थी, सरल थी, अभी बड़ी नहीं हुई थी। आप एक बार ऊपर से जल्दी से फिर देख लीजिए कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अर्थात लड़की अभी बड़ी नहीं हुई थी, अभी काफ़ी भोली थी, सरल थी, उसे केवल अभी सुख का ही आभास था, उसे दुख बाँटना पढ़ना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कोई भी वह कविता पढ़ती थी तो वह धुंधले प्रकाश के जैसा पढ़ती थी, अर्थात उसके गहराइयों में नहीं जाती थी, उसे सामाजिक ज्ञान अभी नहीं था। नीचे देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब होता है खुश होना। रीझना मतलब क्या होता है? खुश होना, खुश होना। तो देखिएगा यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन लेखक किए हैं कि जैसे हमारे यहाँ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लड़कियों को क्या सिखाया जाता है ससुराल जाते समय, कि घर में कोई कुछ भी बोले बस तुम बर्दाश्त करना। लेकिन यहाँ जो एक माँ है इस परंपराओं से हटकर अपने बेटी को ऐसा सीख दे रही है कि तुम लड़की तो हो लेकिन लड़की जैसा कमज़ोर मत पड़ना। तो क्या कर रही है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी कि जब भी तुम्हारा चेहरा दिखाई दे, चाहे वह पानी हो या शीशा हो, जिसमें भी
अपनी खूबसूरती को देखकर उस पे कभी खुश मत होना। कि जैसे अगर हम अपने खूबसूरती पर और कोमलता पर अगर खुश हो जाते हैं तो हम अंदर से अपने आप को कमज़ोर कमज़ोर महसूस करने लगते हैं कि हम तो लड़की हैं, हम काफ़ी कोमल हैं, हम बड़े काम नहीं कर सकते हैं। तो वही सिखा रही हैं यहाँ माँ कि तुम कभी अपने चेहरे पर खुश मत होना, क्योंकि अगर तुम अपने चेहरे पे मुग्ध हो गई, खुश हो गई, तो तुम अंदर से कमज़ोर पड़ जाओगी। इसलिए कभी अपने चेहरे पे मत रिझना, अपने खूबसूरती पे मत जाना करें कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। क्योंकि जब लड़कियों के पास कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो लड़कियां क्या करती हैं, कई तरह से आत्महत्या करती हैं, जल के आत्महत्या करती हैं, जहर खा के आत्महत्या करती हैं। तो यहाँ जो है माँ अपने बेटी को आंतरिक मजबूत कर रही हैं, अंदर से उसे मजबूत कर रही हैं कि देखो आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए होती है, अर्थात खाना बनाने के लिए होता है, जलने के लिए नहीं, अर्थात आत्महत्या करने के लिए नहीं होता है आग। तुम कभी यह मन में मत सोचना कि हम आत्महत्या कर लेंगे, आग से जल जाएंगे। आग जलने के लिए नहीं होता है, रोटियां सेकने के लिए होता है। फिर नीचे क्या करें हैं कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यानी जो भी यह वस्त्र हैं, आभूषण हैं, यह एक शाब्दिक भ्रम है, यानी शब्दों का भ्रम है। यह इस बंधन है स्त्री जीवन के, यानी स्त्रियों को यह बांधने का एक तरीका है कि अगर स्त्रियां ज़्यादा आभूषण ग्रहण कर लेंगी, अच्छे अच्छे वस्त्र ग्रहण कर लेंगी, तो यह एक बंधन में बंध जाएंगी, अर्थात अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगी। तो माँ यहाँ पे सिखा रही हैं कि तुम वस्त्र पे, आभूषण पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि यह स्त्रियों को बांध के रख देती है। स्त्रियां जो है एक बंधन में जकड़ जाती हैं, तो तुम इन भ्रमों से दूर ही रहना। तुम अपने आप को अंदर से कभी लड़की जैसा महसूस मत करना, अपने आप को कभी कमज़ोर महसूस मत करना। नीचे क्या कर रहे हैं कि माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की हो तो लड़की जैसा होना, यानी लड़की का जितने भी कर्तव्य है निभाना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यानी तुम्हारे साथ अगर अत्याचार होता है तब वहाँ तुम लड़की जैसा मत बनना, यानी अर्थात कमज़ोर मत पड़ना। कि लड़की हो तो लड़की का कर्तव्य निभाओ, जो भी लड़की का कर्तव्य है तुम करो, लेकिन अगर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ लड़ो, उसके खिलाफ बोलो, वहाँ कमज़ोर मत पड़ना। तुम वस्त्र और आभूषण में अपने आप को बांध के कमज़ोर मत पड़ना, क्योंकि यह स्त्रियों के बंधन है जो बांध के रख देती हैं, सीमित करके रख देती हैं। तो यह आज आपका चैप्टर ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान समाप्त होता है। यह काफ़ी अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। पार्ट 2 में यह आपका जो चैप्टर आज हम पढ़े हैं कन्यादान, इससे संबंधित परीक्षा की दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पूछे जा सकते हैं आपके सेकेंड टर्म में, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का हम रिवीजन कराएंगे पार्ट 2 में।